हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं। उन शब्द की मीनिंग क्या क्या है। उनमें सबसे पहला शब्द जैसे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। तो होता क्या है कि ये इनकी इनकम का मुख्य स्रोत होता है। इसको हिंदी में कहते हैं चंदा। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन को हिंदी में चंदा कहते हैं। आगे लिखा हुआ इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉट प्रॉफिट एंटिटी। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनकी आय का ये सबसे प्रमुख साधन होता है। दीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स दीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस based on the accrual concept। ये सेंटेंस कुछ गलत लिखा हुआ है, इसमें तुम लोग इतना ही लिखना, दीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कि ये आयगत प्राप्तियां हैं इनकी। ठीक है। इसके बाद वाली जो लाइन लिखी हुई ना यूज़ करना। फिर लिखा हुआ इट विल बी अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाएंगे उसकी डेबिट साइड में सब दिखाई जाती हैं। ठीक है। एंड आउट ऑफ इट द सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करेंट ईयर will be posted to the credit side of income and expenditure account। और जो भी कुछ चंदा है उसमें से जो इस साल से संबंधित है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखते हैं। दरअसल चंदा दो तरह का हो सकता है, पिछले साल का बकाया चंदा इस साल मिल गया हो या अगले साल का एडवांस मिल जाए। ठीक है। तो वही इसने बोला कि जो चंदा करंट ईयर से रिलेटेड होता है उस चंदे को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाते हैं, क्योंकि वो इस वर्ष की इनकम होती है। अच्छा, दूसरा नंबर लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? ये जो चंदा होता है ये चंदा हर साल हर महीने देना रहता है, जो भी जैसा भी तय हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेंबर जो है एक बड़ा अमाउंट दे देते हैं जो कि पूरी लाइफ के लिए हो जाता है, कि वो बार बार नहीं देना है, तो उसे हम बोलते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ सम मेंबर्स में पे फी इन लमसम। ठीक है। दैट मीन्स वंस इन देयर लाइफ टाइम। कि होता क्या है कि सदस्य बनने के लिए कभी कभी कुछ लोग एक साथ एक मुश्त चंदा दे देते हैं। ठीक है। ये रिसिप्ट जो होती है नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती, ये बार बार नहीं मिलने वाली होती, ये नॉन रिकरिंग गैर आवर्ती प्रकृति की होती है। ठीक है। या हम कहें ये पूंजीगत प्रकृति की होती है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि सिंस द मेंबर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली, क्योंकि एक बार जिस आदमी ने ये फीस दे दी अब उसे हर साल ये देने की ज़रूरत थोड़ी है। ठीक है। हैंस इट इज़ नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि आयगत नहीं है। बट एडेड टू द कैपिटल फंड, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी तरफ अलग दिखाएंगे। अगला है तीसरा इंडोमेंट फंड। इसको हिंदी में कहते हैं बंदोबस्त कोष या बंदोबस्ती कोष, जो भी कह लो, बंदोबस्त कोष कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ इट इज़ द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन एंड शुड बी यूटिलाइज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द डोनर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग दान देते हैं और दान देते समय उसका उद्देश्य भी बता देते हैं कि हम दान किस लिए दे रहे हैं, जैसे भवन के लिए दान देना, पुस्तकालय के लिए दान देना, तो उसे हम इंडोमेंट फंड कह सकते हैं। एक किसी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू एरिक एल कोहलर, इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बैंक्वेट और गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि ये एक गिफ्ट या एक डोनेशन से, दान से प्राप्त हुई राशि है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है, इसलिए इसे भी कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है। और इसको भी हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ही दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते। फिर नंबर 4 है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रवेश शुल्क। ये क्या होता है कि जब भी कभी कोई नया मेंबर आता है तो उससे प्रवेश शुल्क लिया जाता है। ठीक है। एक अलग से फीस ली जाती है। एनुअल सब्सक्रिप्शन तो जो लिया जाएगा वो लिया ही जाएगा, एक प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है। ये वन टाइम होता है और ये भी नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग इसे जो है
कैपिटलाइज किया जाना चाहिए, पूंजीगत माना जाना चाहिए, लेकिन इसको आयगत भी माना जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हर साल नए नए एडमिशन होते रहते हैं या नए नए लोग आते रहते हैं, पूरे साल आते रहते हैं, इसलिए इसे रेवेन्यू नेचर का माना जाना चाहिए। तो इसको हम ये कह सकते हैं, इसको हम दोनों चीज़ें मान सकते हैं, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट भी मान सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट भी मान सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। और इसी के लिए नीचे देखो एक लाइन और भी लिखी हुई है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द एग्जामिनेशन, अगर क्वेश्चन में या पूछे जाने पर कोई विशेष सूचना नहीं दी गई है तो एंट्रेंस फीस को जो है वो आयगत प्राप्ति मानी जानी चाहिए, तो उसे रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाना चाहिए और इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाना चाहिए। होते तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन तुम लोगों की नई किताब में केवल इतने लिखे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं शायद कोर्स में अब इतने ही होंगे, या और अगर कोई शब्द आते हैं तो हम फिर उन्हें और बता देंगे। ठीक है।